बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नेम इज़ फाइल हैंडलिंग इन सी। अच्छा, प्रीवियस हमने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रोग्रामिंग का, ये उससे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि अब हम लोग सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं या ये स्टडी करने जा रहे हैं कि हम लोग फाइल्स के कॉन्सेप्ट को कैसे हैंडल करते हैं। यानी कि अगर आपने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को फाइल की फॉर्म में सेव करना है और परमानेंट बेसिस पे सेव करना है तो आप क्या करते हैं। अच्छा जी बेटा, तो मैं आपको यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, उसे अंडरस्टैंड करें। अच्छा, हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने कहा है कि हमारे पास जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो कहाँ पे जाती है, आपकी रैम में जाती है। ऐसे ही है, जो टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को सेव करती है। और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क है जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है, ठीक है, जो परमानेंट बेसिस पे डाटा को सेव करती है। हमने पीछे जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे तो हमने कहा था कि वेरिएबल क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में एक स्पेस बना लेते हैं। जैसे कि ये एक ए वेरिएबल था ये, ठीक है, और ये इंट टाइप का एक वेरिएबल था, ठीक है। तो हमने कहा था इस वेरिएबल का कोई ना कोई मेमोरी में जाके ये कोई ना कोई पोजीशन पे किसी ना किसी एड्रेस पे जाके इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको स्टोर करता है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने 10 रखवाया हुआ है तो रैम के अंदर जाकर स्टोर होता है, ठीक है। अभी तक जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि रैम में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आप जो भी फाइल कर रहे हो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी फाइल जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है और रैम से आपका डाटा क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी कि अब टेम्परेरी बेसिस पे क्या कर रहे थे, डाटा को सेव कर रहे थे। लेकिन राइट नाउ हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है हमारे पास रैम से, ठीक है, लेट मी क्रिएट इट अगेन, रैम से आपकी हार्ड में चला जाए और परमानेंट बेसिस पे सेव हो जाए, ठीक है। तो और डाटा हमारे पास लार्ज वॉल्यूम में, और वो सारा डाटा जो है आप उसको सेव करना चाहते हैं परमानेंट बेसिस पे फाइल की फॉर्म, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग सी में कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि पहले जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे, जैसे ही प्रोग्राम एंड होता था उसके अंदर आपने जो भी वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है या वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर स्टोर किए हुए हैं, उस वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो भी डाटा सेव हुआ है, द मोमेंट आपका प्रोग्राम एंड होता है तो वो वेरिएबल मेमोरी से क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि मेमोरी की वो स्पेस फ्री हो जाती है और उसके बाद आपके जो वो टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं क्योंकि वो रैम में पड़े होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी रैम टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को सेव कर दिया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम परमानेंट बेसिस पे डाटा को सेव करना चाहते हैं तो हमारे पास डाटा को इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर करना होता है। और वो फाइल जब स्टोर होती है वो किस पे स्टोर होती है, वो रैम में तो नहीं हो सकती, रैम क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को सेव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये है फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग कैसे फाइल्स को हैंडल करते हैं, व्हेन यू वांट टू सेव डाटा ऑन द परमानेंट बेसिस, तो सी लैंग्वेज के अंदर हमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग कहते हैं। अब इस फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आता है जी आपके पास स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो सी डज नॉट हैव एनी बिल्ट इन मेथड of performing files input output operations. However, the standard library stdio contain a very rich set of IO function. वो कहते हैं कि C के पास कोई built in method नहीं है फाइल के इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो एसटीडीआईओ स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी फाइल है सी की, उसके अंदर काफी आईओ फंक्शंस हैं जो कि आपको एफिशिएंट, पावरफुल और फ्लेक्सिबल अप्रोच प्रोवाइड करते हैं फॉर फाइल हैंडलिंग, ठीक हो गया। और इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो क्या है, स्ट्रीम है, ठीक है। इसी एसटीडीआईओ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो क्या है, स्ट्रीम। अब हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि स्ट्रीम है क्या। स्ट्रीम एक लॉजिकल इंटरफेस है। व्हाट इज इट, इट इज जस्ट अ लॉजिकल इंटरफेस, ठीक है, टू अ फाइल। यानी कि अगर आपने रैम से कोई चीज हार्ड डिस्क में देनी है, हमने कहा कि ना अगर आपने कोई भी चीज परमानेंट बेसिस पे सेव करानी है तो सबसे पहले वो रैम में जाएगी और रैम से उसको एडी में लेके जाएंगे। तो ये जो सेंट्रल मीडियम है ना, जो आप लोग को रैम से हार्ड डिस्क में लेके जा रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रीम कह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम इज एसोसिएटेड टू फाइल यूजिंग एन ओपन ऑपरेशन, ठीक है। A stream is disassociated from a file is using a close operation। यानी कि
इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रीम में या तो अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं या आप अपनी फाइल को क्लोज ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। जब आपने आपको स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल, ठीक है। यानी कि व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ फाइल, आप टेम्परेरी बेसिस से डाटा को क्या कर रहे हैं, परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना चाह रहे हैं, तो यू नीड अ इंटरफेस फॉर इट, और वो इंटरफेस क्या कहला रहा है, आपका स्ट्रीम कहला रहा है, ठीक है। और स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम या तो आपकी एसोसिएट करेगी एक फाइल को, उस पे ऑपरेशन पे ओपन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, या डिसएसोसिएट करेगी फ्रॉम द फाइल और उसको क्लोज का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। हमारे पास दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, एक होती है आपके पास टेक्स्ट स्ट्रीम और दूसरी होती है बेटा आप लोगों के पास कैरेक्टर स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम यानी कि जब ये जो आपका डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी कि आपकी रैम से डाटा जो एचडी में जा रहा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में जा रहा है। लेकिन फॉर दिस व्हाट वी नीड, हमें पता है कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो कौन सी है जी, बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। तो अगर आपका डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट स्ट्रीम्स है, जो भी डाटा है, तो उस टेक्स्ट स्ट्रीम को कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है, कंपाइल करते हुए उसको सबसे पहले लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, देन कंपाइल करता है, उसको मशीन रीडेबल बनाता है। और मशीन को लैंग्वेज कौन सी समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा आप लोगों के पास कौन सी स्ट्रीम होती है, आपके पास बाइनरी स्ट्रीम्स होती है, ठीक है। बाइनरी स्ट्रीम में हमारे पास क्या आता है कि डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बिट 0 और 1 होता है, और ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है विद द मशीन। इसको और इसमें आपका जो होता है 1 to 1 रिलेशन होता है, यानी कि आप बाइनरी फॉर्म में डाटा ना 0 और 1 में है, तो डायरेक्टली डाटा रैम से उठेगा और स्ट्रीम ऑफ बेड को किसी भी किस्म की कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी डायरेक्टली वो क्या चली जाएगी, आपकी हार्ड में चली जाएगी या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होगी। तो दिस इज व्हाट द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। जिस टेक्स्ट स्ट्रीम में आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपके पास जो टेक्स्ट स्ट्रीम होती है वो इन द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, ठीक है। जो क्या करती है, अगर हमारे पास कैरेक्टर कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है इनटू द लैंग्वेज वेयर, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है जहां से वो मशीन रीडेबल हो, ठीक है। और बाइनरी स्ट्रीम आपकी क्या है, जहाँ पे आप लोगों को कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, यानी किसी भी किस्म के ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर हो जाती है। अब हमारे पास जब हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, जो होते हैं एक होता है न्यू लाइन और एंड होता है ईओ, ठीक है, ईओएफ। ईओएफ किस चीज को मार्क करता है, एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ फाइल को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईओएफ, एंड ऑफ फाइल, ठीक है। अब हमारे पास इट्स ऑब्वियस, हम कहते हैं कि हमारे पास डाटा जो हो रहा है वो टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो रहा है, ठीक है, फाइल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और फाइल में स्टोर हो रहा है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज पे जा रहा है, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क पे जाके स्टोर हो रहा है। और हमें ये भी पता होता है कि फाइल का कोई साइज जो होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये बताना होता है कि यहाँ पे ये फाइल एंड हो रही है, तो हम ईओएफ मार्कर यूज करते हैं, यानी एंड ऑफ फाइल, यानी ये बताने के लिए कि यहाँ पे आपकी ये फाइल क्या हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। तो वो उसके लिए ईओएफ जो होता है उस फाइल के एंड पे लास्ट करेक्टर प्लेस किए जाते हैं। ईओएफ जैसे ही आप ईओएफ का करेक्टर रीड करता है आपका कंपाइलर, तो पता लग जाता है कि यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो क्या कर रही है, एंड हो चुकी है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने करेक्टर लिखते हुए, यानी कि अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक फाइल लिख रहे हो, जैसे कि अब अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपकी पहले एक लाइन है, यहाँ पे लाइन एंड होती है और दूसरी लाइन में करेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने अगर न्यू लाइन में जाना है तो उसके लिए न्यू लाइन का फंक्शन यूज होता है, और न्यू लाइन को आपको पता है फॉरवर्ड स्लैश एन से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसकी वजह से आपका कंपाइलर जो होता है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है, दो जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं विद एग्जांपल आपको स्पेस के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, आप सिंपली स्पेस जनरेट करते हैं तो मेमोरी में आपका एक सेल स्पेस दे देता है। तो यहाँ पे उन्होंने अगर एक फाइल थी जिसमें लिखा हुआ था आई लव पाकिस्तान, उसके बाद न्यू लाइन में था आई एम स्टूडेंट और आई वर्क हार्ड, और उसके बाद मे अल्लाह ब्लेस अस, ठीक है। अब मे अल्लाह ब्लेस अस के बाद ये फाइल एंड हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कितने सबसे पहले इसके अंदर कितनी बिट्स है पर लाइन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक हो गया, 19 बिट्स है जो आपकी काउंट होंगी, मतलब कि 2 बाइट्स कंप्लीट है और नेक्स्ट वाली हाफ है तो 3 बाइट्स कंसीडर की जाएंगी। और उसके बाद आपको जहाँ पे जरूरत है न्यू लाइन पे मूव करने के लिए, आप उसके लिए क्या चीज यूज कर रहे हो, फॉरवर्ड स्लैश एन यूज कर रहे हो, अदरवाइज आपकी सिंपल स्पेसेस हैं। और उसके बाद जो अदर स्पेसेस हैं जो आपकी एक पेज फॉर्म कर रही हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, इग्नोर हो रही है। और जैसे ही आपकी फाइल एंड हो रही है तो उस फाइल के एंड होने पे आपका जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो कौन सा है, और फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, आपका ईओएफ, यानी कि एंड ऑफ फाइल।
तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हमें फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, फाइल क्या कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू वांट्स टू सेव द डाटा ऑन द परमानेंट बेसिस, तो उस चीज़ के लिए सी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जिसको हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। और फाइल पे जब डाटा परमानेंट बेसिस पे सेव हो रहा है, इसका मतलब है डाटा रैम से उठ के हार्ड में जा रहा है, ठीक है। तो रैम से जब डाटा हार्ड में स्टोर होता है, तो उसके लिए आपके पास एक लॉजिकल इंटरफेस होता है जो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। और सी के पास कोई बिल्ट इन वैसे कोई मेथड नहीं है फाइल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने का, लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल्स है उसके पास बहुत सारे इनपुट आउटपुट फंक्शन है, और वही आपको ये स्ट्रीम की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप स्ट्रीम पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। या तो आप स्ट्रीम ऑफ को यूज करते हुए किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं या उसे क्लोज कर सकते हैं। और हमारे पास स्ट्रीम दो तरह की होती है, एक होती है आपके पास टेक्स्ट स्ट्रीम और दूसरी होती है आपके पास बाइनरी स्ट्रीम। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों का कि हमारे पास न्यू लाइन का फंक्शन जो आपकी फाइल में अगर आपके एक कलेक्शन ऑफ करेक्टर है, ठीक है, और जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर हुए हैं, और क्योंकि फाइल का साइज फिक्स नहीं होता, डिफरेंट होता है, तो हमें ये डिनोट करना होता है कि यहाँ पे ये फाइल एंड हो रही है। एक न्यू लाइन में जाने के लिए हम लोग न्यू लाइन का फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश एन से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा एंड ऑफ फाइल होता है जिसको हम ईओएफ से डिनोट करते हैं, और इसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने देख लिया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू फील देयर इज एनी कंफ्यूजन इन द लेक्चर, you can ask me directly, I will answer all your queries. Jazakallah, Allah Hafiz.